नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। दोस्तों, आज से हम परीक्षा वाणी को कवर करने वाले हैं और चैप्टर वाइज इसे करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना है। आज से हम परीक्षा वाणी को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, जिसमें मैं आज आपको राज्य चिन्हों के बारे में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। तो उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है दोस्तों, आपको याद रखना है जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसमें क्या क्या है। तो आपको याद रखना है कि गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। सबसे पहले इस टाइप की हैं दोस्तों, आपको ये याद रखना है। इस टाइप से ये बनी हुई हैं पर्वत चोटियाँ, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और उसके साथ ही जो आपको याद रखना है, जो उसकी बीच वाली चोटी है, 3 पर्वत चोटियों में जो बीच वाली है, तो उसमें क्या है, अशोक की लाट अंकित है। ये भी आपको याद रखना है कि बीच वाली चोटी में अशोक की लाट अंकित है। और उसी में जो है अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है कि अशोक की जो लाट है उससे नीचे क्या लिखा है, तो सत्यमेव जयते लिखा है। और ये किस भाषा में लिखा है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा है, ये आपको याद रखना है। और ये किससे लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। जो कुछ अन्य चीज़ों में आपको याद रखने हैं दोस्तों, जो राज्य चिन्ह है उत्तराखंड का, इसका जो पृष्ठ है वो लाल रंग का है। ये आपको याद रखना है कि इसका जो पृष्ठ है वो लाल रंग का है। और लाल रंग किसका प्रतीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, तो शहीदों के रक्त का, शहीदों के रक्त का ये प्रतीक है। और शहीद कौन से वाले शहीद हैं, जो राज्य आंदोलन में शहीद हुए थे। ये आपको याद रखना है कि राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनके रक्त का प्रतीक है। और इसी में दोस्तों राज्य चिन्ह में इसमें गंगा की 4 धाराओं को दर्शाया गया है। ये कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपको याद रखनी है, कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि आने वाले एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो ये 4 धाराएं हैं। एक फर्स्ट है गंगा, जो आपको याद रखनी है कि पहली गंगा है। दूसरी यमुना है, ये भी आपको याद रखनी है, गंगा यमुना दूसरी क्या है। और अगली है काली नदी। और लास्ट है दोस्तों पश्चिमी रामगंगा, ये भी आपको याद रखना है, रामगंगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो 4 धाराएं हैं वो गंगा है, यमुना है, काली है और पश्चिमी रामगंगा है। इसमें 4 धाराओं को दर्शाया गया है। और सबसे नीचे आपको याद रखना है कि नीले रंग से सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य अंकित है। राज्य चिन्ह है तो उसमें उत्तराखंड राज्य लिखा हुआ है, वो भी किस कलर से, तो नीले रंग से, ब्लू कलर से इसमें लिखा हुआ है। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों राज्य पुष्प। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल है। ये आपको याद रखना है। और ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, कि जो ब्रह्मकमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वो सोसूरिया अबेलेटा है। ये आपको याद रखना है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोसूरिया अबेलेटा है। ये आपको याद रखना है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि ये किस कुल का पौधा है, तो ये स्टेरेसी कुल का पौधा है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इससे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं, कि उत्तराखंड में, तो दोस्तों कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। और पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसका जो ब्रह्मकमल है दोस्तों, इस पर फूल लगने का समय या फूल खिलने का समय क्या है, तो आपको याद रखना है, तो वो जुलाई से सितंबर है। इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये जुलाई से सितंबर में इसका फूल खिलता है। और इसके फूल का कलर कैसा होता है, तो वो बैंगनी रंग का होता है, जो आपको याद रखना है दोस्तों। कुछ आपको जो याद रखने हैं कि स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, तो स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कोलपदम के नाम से जानते हैं, जबकि महाभारत में क्या बोलते हैं, सुगंधिक पुष्प के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि महाभारत में इसे क्या बोला गया है, तो सुगंधिक पुष्प के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी एक प्रजाति है दोस्तों फेन कमल, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो एक प्रजाति है फेन कमल, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। इसके कुछ अन्य नाम हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, कि नेपाल में इसे क्या बोला जाता है, तो नेपाल में ब्रह्मकमल को टोप गोला के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे टोप गोला बोला जाता है। और हिमाचल प्रदेश में इसे दूधा फल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और कश्मीर में इसे क्या बोला जाता है, तो इसे गलगल के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों,
कि राज्य पक्षी, उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है दोस्तों, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, ये आपको याद रखना है। इसे अन्य नाम से जाना जाता है जिसे हम हिमालय के मयूर नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो ये 2500 से लेकर 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, तो वो लोफोफोरस इम्पिजेंस है, जो आपको याद रखना है। आपको इससे संबंधित जो आपको कुछ अन्य याद रखने हैं दोस्तों, कि मोनाल जो मादा होता है दोस्तों, इसकी प्रजाति में जो मादा पक्षी होता है उसी को हम मोनाल बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। जो इसी की प्रजाति एक नर प्रजाति होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डफिया। इसे की जो नर प्रजाति होती है दोस्तों, उसे डफिया नाम से जाना जाता है और मादा पक्षी को मोनाल नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और स्थानीय भाषा में दोस्तों इसे मोनाल या मनियाल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका प्रिय भोजन क्या है, तो प्रिय भोजन है इसका आलू, ये भी आप याद रखेंगे कि मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, तो वो है आलू, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश, इसका ये राज्य पक्षी है। और एक नेपाल है जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, ये आपको याद रखना है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जिसका ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी आपको याद रखना है कि नेपाल का ये राष्ट्रीय पक्षी है। और उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और मोनाल को संरक्षित कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि मोनाल को संरक्षित कब किया गया था, तो 1972 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है कि 1972 में इसे संरक्षित किया गया था। दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल पाए जाते हैं तो वो केदार घाटी में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मोनाल की जो गणना है तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम मोनाल की गणना कब हुई थी, तो ये 2008 में की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना दोस्तों, आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पशु, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, ये आप सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हिमालय मस्क डियर नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और जो ये कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो ये 3600 से लेकर 4400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम इसका मास्कस काइसोगास्टर है, ये इम्पोर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। राज्य में जो इसकी प्रजातियां हैं, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसकी भी 4 प्रजातियां ही पाई जाती हैं उत्तराखंड में, आपको ये याद रखना है। इसकी जो मुख्य विशेषता है जो आपको याद रखना है दोस्तों, कि बहुत ही तेज़ सुनने की शक्ति है, ये जरा से ही बातों को एकदम से सुन लेता है और सुनने की इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसकी अपनी सुरक्षा के लिए इसके 2 बड़े बड़े दांत भी होते हैं, ये भी आपको देखना है। इससे संबंधित जो आपको याद रखने हैं दोस्तों, इसकी जो औसतन आयु होती है वो 20 वर्ष होती है, लगभग ये 20 साल तक ही जीता है। इससे संबंधित जो आपको याद रखने हैं, और इसका जो वेट होता है दोस्तों वो 20 किलोग्राम ही होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, कि इसका जो वेट है कि वो कितना होता है, तो वो 20 केजी के लगभग होता है। और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है दोस्तों, ऊंचाई भी लगभग 20 इंच होती है इसकी, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसकी जो औसतन आयु है 20 वर्ष है, वेट भी इसका 20 केजी होता है, और ऊंचाई जो होती है तो वो भी 20 इंच होती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसकी जो गर्भधारण क्षमता है वो 6 माह है, ये भी आपको याद रखना है। और जो इससे जो कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ये आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे कि कस्तूरी केवल जो नर मृग से ही पाई जाती है, तो नर मृग से केवल कस्तूरी पाई जाती है। और ये कितने वर्षों के अंतराल में पाई जाती है, तो ये 3-3 सालों के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और एक बार में कितनी कस्तूरी पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे कि एक बार में कितनी कस्तूरी पाई जाती है, तो 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी प्राप्त की जाती है, ये आपको याद रखना है। और कस्तूरी क्या होती है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे, सुगंध वाला एक जटिल प्राकृतिक रसायन है, ये रसायन होता है दोस्तों एक प्रकार का सुगंध वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी सुगंध बहुत ही तेज होती है, इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे दोस्तों। कस्तूरी मृग का जो प्रिय भोजन है वो क्या है, तो वो केदार पाती है,
ये भी आपको याद रखना है कि कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है, तो वो केदारपाती है। इसके संरक्षण के लिए कुछ वो बनाए गए हैं जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। सबसे पहले कस्तूरी मृग को कब संरक्षित किया गया था, तो आपको याद रखना है 1972 में से संरक्षित किया गया था। इसी दौरान केदार वन्यजीव विहार की स्थापना भी हुई थी। आपको याद रखना है कि 1972 में ही केदार वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। और ये केदार वन्यजीव विहार कहाँ है, तो वो चमोली जनपद में है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल भी कभी कभी आयोग पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि इसका क्षेत्रफल 967.2 वर्ग किमी है, ये आपको याद रखना है। केदार वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 967.2 किमी है। अगला है दोस्तों कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1977 में हुई थी। और ये किस जनपद में है, तो ये बागेश्वर में है। और प्लस पिथौरागढ़ भी आप इसे कर लेना दोस्तों, कुछ क्षेत्र इसका पिथौरागढ़ में भी है। ये जो है मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र का कहाँ है, पिथौरागढ़ में भी कुछ हिस्सा है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आपको याद रखना है 1982 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, काचूला खर्ग वन्यजीव विहार, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, काचूला खर्ग वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। और ये किस जनपद में है, तो ये चमोली जनपद में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और इससे अलग है जो अगला है दोस्तों, अस्कोट अभ्यारण्य या अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, तो अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और ये किस जनपद में है, तो ये पिथौरागढ़ में है, ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों राज्य वृक्ष। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो क्या है, वो बुरांस है, ये आपको याद रखना है। और ये कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और विशुद्ध रूप से ये पर्वतीय वृक्ष भी कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो रोडोड्रॉन आर्बोरियम है, ये इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि रोडोड्रॉन आर्बोरियम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो वो बुरांस का है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो रंग होता है, जो इसका कलर है दोस्तों, वो चटक लाल होता है इसका कलर, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि इसका कलर कैसा होता है, तो वो चटक लाल होता है, ये आपको याद रखना है। इस जो एक है इसकी प्रजाति होती है जो सफ़ेद प्रजाति है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो सफ़ेद प्रजाति होती है वो 11,000 फीट है दोस्तों, ये मीटर नहीं है, फीट है, आपको याद रखना है कि ये 11,000 फीट से अधिक ऊपर पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इस पर जो फूल खिलने का समय है दोस्तों वो फरवरी से अप्रैल है, ये भी आपको याद रखना है कि फूल खिलने का समय क्या है, तो वो फरवरी से अप्रैल होता है। इसका जो गुण है आपको याद रखना है कि इसका जो फूल होता है उसके फूल से जूस बनाकर हृदय रोग के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका रंग बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके जो फूल का जूस है वो हृदय रोग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसे आपको याद रखना है कि संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो वो 1974 में किया गया था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इसे संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो 1974 में, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। अगला है दोस्तों ये इसके कुछ बुरांस के जो अन्य नाम है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो बुरांस को नेपाल में गुरांस के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे कि इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, गुरांस। नेपाल में इसे गुरांस नाम से जानते हैं। और ये वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसे किस नाम से जानते हैं नेपाल में, तो गुरांस नाम से जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश में इसे बुरांसो कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और मेघालय में इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो वो 3 सा के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो वो 87 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है। और भारत में सर्वप्रथम बुरांस की खोज कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है भारत में जो बुरांस की खोज हुई थी वो श्रीनगर में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला है उत्तराखंड का राज्य गीत। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो क्या है, तो उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि सत सत वंदन है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड
देवभूमि सत सत वंदन उत्तराखंड का राज्य गीत है, जिसे 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसे 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हेमंत बिष्टी जी के द्वारा लिखा गया है। इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो हेमंत बिष्टी जी हैं। और इस गाने को गाने के लिए कितना टाइम लगा है, तो ये 9 मिनट का सॉन्ग है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों राज्य गीत जब बना था, इसके लिए पहले एक समिति बनाई गई थी, जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति। तो उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति 2015 में बनी थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और जो 2015 में राज्य गीत चयन समिति बनी थी, इसके जो टोटल सदस्य थे वो 11 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। और जो इसके अध्यक्ष थे इस समिति के, वो लक्ष्मण सिंह बटोही थे, आपको ये याद रखना है। राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोही थे। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो राज्य गीत है हमारा, इसे किसके द्वारा गाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। जो राज्य गीत है ये किसके द्वारा गाया गया है, तो ये नरेंद्र सिंह नेगी जी के द्वारा और अनुराधा निराला जी के द्वारा गाया गया है। और ये 9 मिनट का है, आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। अगला है राज्य तितली। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो क्या है, तो वो कॉमन पीकॉक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ये इसे कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था, तो 7 नवंबर 2016 को इसे राज्य तितली घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लेना इसे कि कब घोषित किया गया था, 7 नवंबर 2016 को। इसका जो एक अन्य नाम है जो आपको याद रखना है, लोग मोर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। और ये जो है राज्य तितली है कॉमन पीकॉक, ये कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, तो ये 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, तो ये 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो पेपिलियो बाइनर है, ये आपको याद रखना है कि जो कॉमन पीकॉक है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पेपिलियो बाइनर है इसका वैज्ञानिक नाम, ये आपको याद रखना है। इससे संबंधित जो आपको एक प्रश्न याद रखना है दोस्तों कि इसे लिम्का बुक ने किस वर्ष कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था, तो आपको याद रखना है 1996 में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया था 1996 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखना दोस्तों। जो कॉमन पीकॉक से संबंधित अन्य आपको याद रखने हैं कि दोस्तों ये जो अंडे देती है ये टिमरू के पेड़ पर देती है, ये भी आपको याद रखना है। टिमरू के पेड़ मोड़ मेले के टाइम पे दोस्तों इसकी छाल को पीसकर मछली को बेहोश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखेंगे कि टिमरू के पेड़ पर ये अंडे देती है। और तितलियों से संबंधित एक पार्क है दोस्तों जो देहरादून लच्छीवाला में है, जिसका नाम है बटरफ्लाई पार्क, जो 2016 में खोला गया था। ये आपको याद रखना है कि देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब बना था, तो वो 2016 में बना था। और आपको ये याद रखना है दोस्तों, जो कॉमन पीकॉक है हमारी राज्य तितली है, इसका जो जीवन काल है वो 30 से 35 दिन है, ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है दोस्तों वो क्या है, तो वो ढोल है। और इसे कब घोषित किया गया था, तो 2015 में इसे घोषित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि राज्य वाद्य यंत्र क्या है, तो ढोल है। इसे 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर इसे राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। आपको ये याद रखना है, समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भंडारी समिति इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों, आपको याद रखना है। ढोल से जो ताल बजाए जाते हैं तो वो आपको याद रखने हैं, ये 22 प्रकार के जो ताल बजाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ढोल सागर के उत्तराखंड में जो एकमात्र ज्ञाता हैं, जो ढोल सागर के ज्ञाता हैं वो उत्तम दास जी हैं, ये आपको याद रखना है। ढोल सागर के उत्तराखंड में एकमात्र ज्ञाता कौन है, तो वो उत्तम दास हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का खेल कब बना, उत्तराखंड राज्य खेल क्या है, तो उत्तराखंड जो राज्य खेल है दोस्तों वो क्या है, तो वो फुटबॉल है। और कब इसे राज्य खेल बनाया घोषित किया गया था, तो वो 2011 में किया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा कि राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है। और ये कब घोषित किया गया था, तो वो 2011 में किया गया था दोस्तों, आपको ये याद रखने हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आने वाली एक जो हमारी सीरीज़ है परीक्षावाणी की, सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम परीक्षावाणी को एक चैप्टर वाइज हम पूरा करने वाले हैं। आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।